आइए बच्चों, आपको मैं दो चैप्टर्स का रिवीजन करवा रहा हूँ। एक का नाम है हाउस प्रॉपर्टी और एक का नाम है कैपिटल गेन। सबसे पहले अपन लोगों को लाइट ऑन करना। अपन लोगों को हाउस प्रॉपर्टी में सेक्शन 22, सेक्शन 23 1A B C एक्सप्लेनेशन 23 क्या 2, 23 3, 23 4, 23 5 और 24A 25B 25 25A 26 और 27 अपने हाउस प्रॉपर्टी के सेक्शन थे। उसके बाद सेक्शन 28 से लेके 44 BNP आता है, जिसके बाद में बात करेंगे। फिर हमारे सेक्शंस आते हैं 45 1, 45 1A, 45 2, 45 3, 45 4, 45 5, ठीक है, 45 5A, 46 46A, 47 48, 49 50 50A और 50B, 50C, 51 54, 54B, 54EC, 54 क्या F। उसके बाद 55 1, 55 क्या 2। सेक्शन 214, सेक्शन 247, सेक्शन 242 क्या A, 111A, 112, 112A, 1034A, 1037 और 115 क्यों है ये QA। बोलो बच्चों, ये बात समझ आ गई आपको? ये हमारे हाउस प्रॉपर्टी और क्या कैपिटल गेन के सेक्शन होते हैं। सबसे पहले पूरे इनकम टैक्स में जो भी हमारा हेड होता है, हमको दो चीजें देखनी होती है। ये इनकम किस हेड में जाएगी, किस ईयर की इनकम मानेंगे और इनकम कैसे निकालते हैं, यही तो है। जैसे सैलरी के अंदर सैलरी की इनकम कब जाएगी, जब एम्प्लॉय एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो। किस साल की इनकम मानते हैं, ड्यू रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर, और हाउ टू कंप्यूट सैलरी इनकम। ऐसे ही हाउस प्रॉपर्टी का जो सेक्शन 22 है बच्चों, वो क्या है, चार्जिंग सेक्शन। ये कहता है देयर मस्ट बी बिल्डिंग, बिल्डिंग के साथ लैंड क्या हो सकती है, अटैच। आप उसके क्या होने चाहिए, ऑनर, और वो बिल्डिंग खुद के बिजनेस के काम में नहीं आनी चाहिए, जिसका प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स है, क्योंकि फिर बिजनेस की इनकम पे आप टैक्स दे रहे हो। अगर ये तीनों बातें पूरी हो गई तो इनकम कहाँ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम कैसे निकालते हैं, GAV लेस म्युनिसिपल टैक्स। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है पेड बाय कौन, ऑनर, ठीक है, और वो क्या जाती है, NAV। NAV में से हमको सेक्शन 30 का क्या मिलता है, सेक्शन 24 में क्या मिलता है, डिडक्शन। एक तो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक क्या मिलता है, इंटरेस्ट। ये हमारे को यहाँ डिडक्शन मिलता है, ये हमारी इनकम निकल जाती है। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। अब GAV कैसे निकालते हैं, वो सेक्शन कौन बताता है, 23। इसके अंदर सबसे पहले पॉसिबल हाउस क्या क्या हो सकते हैं बच्चों। एक घर है जो 12 महीने क्या है, SOP है, 12 महीने क्या है, SOP। तो ये सेक्शन बोलता है उस घर की GAV क्या होगी, नील होगी। ये सेक्शन बोलता है उस घर की GAV क्या होगी, नील होगी। और जिस घर की GAV नील होती है, म्युनिसिपल टैक्स, SOP पे म्युनिसिपल टैक्स अलाउड नहीं होता। म्युनिसिपल टैक्स को वाटर एंड सीवरेज टैक्स भी बोलते हैं, म्युनिसिपल टैक्स अलाउड नहीं होगा। अब ऑफ कोर्स NAV 0 आएगी, स्टैंडर्ड 0 आएगा। जो इंटरेस्ट होता है वो मैक्सिमम 30,000 या 2 लाख होता है। लेट आउट और डीम टू लेट आउट में अनलिमिटेड होता है, बट यहाँ पे मैक्सिमम 30 और 2 लाख होता है। अगर 4 कंडीशन पूरी हो जाए तो 2 लाख और नहीं तो 30। लोन आपने 1 अप्रैल 98 के बाद लिया है, अक्वायर कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है, जिस साल लोन लिया उसके एंड से 5 साल में सर्टिफिकेट कंप्लीट हो जाना चाहिए घर, और लैंडर ने सर्टिफिकेट दे दिया है। अगर ये चारों बातें पूरी हो जाएगी तो जितना इंटरेस्ट आपका आया प्री और पोस्ट का टोटल और 2 लाख, विच एवर इज लोअर। अगर एक भी चीज मिस हो गई
तो जितना टोटल आया और 30,000 विच एवर इज लोअर, ऐसी बात हमने यहाँ पे देखा। फिर अगर प्रॉपर्टी 12 महीने क्या है, लेट आउट है, अगर प्रॉपर्टी 12 महीने लेट आउट है तो इस सेक्शन को ये दोनों मिलकर क्या बोलते हैं, आरईआर आएगी 12 महीने की और एक्चुअल रेंट आएगा 12 महीने का, विच एवर इज हायर। लेकिन ध्यान रखना अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी ही अगस्त में है तो फिर 12 महीने कैसे आएंगे, फिर अगस्त से मार्च आएंगे, समझ गए क्या बोल रहा हूं, अदरवाइज हमेशा 12 महीने की आएगी। तो ये वाले 2 सेक्शन मेरे क्या हो गए, कंप्लीट। फिर मान लीजिए कभी कभी हमारा किराया डूब जाता है, जिसको बोलते हैं अनरिलाइज्ड रेंट, वास्तव में डूबा, किराएदार को निकाल दिया और हमने सारे लीगल स्टेप उठा लिए उससे रिकवर करने के। अगर ये बातें पूरी हो जाती है तो फिर ये वाला सेक्शन क्या बोलता है, उस केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा, चेंज। मान लो आपका 3 महीने का किराया डूब गया तो पहले एक बार ARR पूरे 12 महीने का लो और 3 महीने का किराया डूब गया, बताओ कितने महीने आ गया, 9 महीने, विच एवरेज। ऐसे करके बच्चों हमारा ये सेक्शन भी क्या हो जाता है, कंप्लीट। सिंपल बात। अगर हमने जैसे यहाँ पे किया 12 महीने SOP 12 महीने लेट आउट, अब ऐसा भी तो हो सकता है 6 महीने SOP और 6 महीने क्या लेट आउट और उसमें 1 महीने का अनरिलाइज्ड रेंट हो गया। ऐसे केस में ये वाला सेक्शन बोलता है अगर आप एक भी दिन किराए पे दे दिया मैंने तो फिर SOP का बेनिफिट नहीं मिले। तो ऐसे केस के अंदर हम RER कितने महीने की लेते हैं, 12 महीने की, और ARR माइनस UR 6 महीने का ही तो था, तो 6 महीने से 5 महीने का, विच एवरेज। ये बात कौन बोलता है बच्चों, 23(3). तो ये बातें मेरी सारी की सारी यहाँ पे क्या हो गई, कंप्लीट। फिर 23(4) ये बोलता है कि अगर आपके पास 2 से ज्यादा SOP है, क्या बोला मैंने, तो कोई भी अपनी चॉइस की, है ना, उनको तो क्या मान लो SOP और बाकी क्या माने जाएंगे, डीएम टू विदाउट, तो इनकी जेवी तो क्या हो जाएगी, 0। इन दोनों का टोटल इंटरेस्ट मैक्सिमम 2 लाख से ज्यादा अलाउड नहीं, और ये डीएम टू लेट आउट माना जाएगा। तो इसकी जो RER होगी ना वही क्या होगी बच्चों, GAV। ये आपको चॉइस बनानी पड़ती है, मैंने एक आपको प्रैक्टिकल कराया था क्लास में, यहाँ तक की बात सबको समझ में आ गई होगी बच्चे यहाँ पे। और जब डीएम टू भी लेट आउट होता है तो म्युनिसिपल टैक्स भी अलाउड होता है और इंटरेस्ट अनलिमिटेड क्या होता है, अलाउड होता है। ये बात कौन बोलता है, ये सेक्शन बोलता है। उसके बाद 23(5) बोलता है ये जैसे एक बिल्डर है, बिल्डर के बाद अनसोल्ड फ्लैट बचे हुए हैं, अगर उसको लेट आउट कर दे तो नो डाउट हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। अगर उसने लेट आउट नहीं किया तो जिस ईयर बिल्डिंग कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिला, से एग्जांपल 31 जुलाई 22 को मिला, उसके एंड से वो होता है 31 मार्च 23, उसके एंड से नेक्स्ट 2 ईयर तक जीएवी क्या होगी, नील होगी। और फिर भी अगर वो अनसोल्ड है या लेट आउट नहीं है तो वो डीम टू बी लेट आउट माना जाएगा। अब हमारे ये सारी केस यहाँ पे क्लियर हो गए। अब हमारा बात आता है वैकेंसी का। क्या आता है बच्चों, प्रॉपर्टी लेट आउट और वैकेंट है। जब भी क्वेश्चन में लेट आउट और वैकेंसी का क्वेश्चन आए तो एक बार आप चुपचाप RER 12 महीने की ले लो और ARR माइनस क्या, UR जो एक्चुअल होता है वो ले लो, और फिर गहरी लंबी सांस ले लो, है ना। उसके बाद RER को मनी मन वैकेंसी से कम करो। RER को मान लो ये 6 आ रहा था, ये 4 आ रहा था, और RER को मनी मन वैकेंसी से कम करो। अगर ऐसा करने से RER यहां जाए कम करने पे या नीचे चले जाए, इसका मतलब वैकेंसी, तो फिर आंसर ये होगा। और अगर वैकेंसी से कम करने के बाद भी वो ज्यादा है तो फिर C अप्लाई नहीं होगा, आंसर ये होगा। बोलो बच्चों, क्या मैंने आपको ये सारे बता दिए बच्चों आपको? अब उसके बाद पार्ट ऑफ द हाउस को डील कैसे करते हैं। एग्जामिनर 2 केस होते हैं, एक होता है होल ऑफ द हाउस और एक होता है क्या, पार्ट ऑफ द हाउस। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ये लेट आउट और ये क्या, SOP, और ये 6 महीने SOP और 6 महीने लेट आउट। ये होता है एरिया वाइज क्वेश्चन, ये होता है टाइम वाइज। बच्चों आप इसको SOP नहीं बोल सकते, यहाँ पे आप RER 12 महीने की लोगे और ARR माइनस UR 6 महीने का लोगे। यहाँ पे पूरा डेटा, ये आधा अगर SOP और आधा लेट आउट है, तो फेयर रेंट, म्युनिसिपल रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स और इंटरेस्ट, इन सबको बताओ क्या करेंगे, आप बांटना। और एक्चुअल को आप मत बांटना, एक्चुअल तो खुद ही सीखा होगा बच्चों। तो ऐसे करना कि जैसे 2 घर है, क्या है बच्चों, 2 घर। बताओ, ये मैंने आपको GAV निकालना बता दिया। अब हाउस प्रॉपर्टी में GAV में से म्युनिसिपल टैक्स पेड बाय ओनर क्या होता है, लेस होता है।
फिर आ जाती है एनएवी। एनएवी में से आपको दो डिडक्शन मिलते हैं, 30% स्टैंडर्ड और एक्चुअल खर्चे बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता, और एक होता है इंटरेस्ट। अब जहां तक इंटरेस्ट की बात है, सबसे पहले आपको दो इंटरेस्ट निकालने पड़ेंगे, प्री और क्या, पोस्ट। प्री और पोस्ट, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल लगाना पड़ेगा। अगर प्रॉपर्टी डीम टू बी लेट आउट है तो वो जितना है अनलिमिटेड क्या हो जाएगा, अलाउड। अगर वो एसओपी है तो मैक्सिमम 2 लाख और कितना, 30,000। वो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बता ही दिया। अब निकालते कैसे हैं, इसके लिए बहुत सिंपल सी बात है। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए, जिस तारीख को लोन लिया वो तारीख ध्यान रखो, और जिस तारीख का हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो तारीख आप क्या रखो, ध्यान। और एक चाहिए घर कब बना। मान लो घर बना 31 जुलाई 21 को, तो जिस साल घर बना उस पहले वाला साल कौन सा है, 31/3/21। ये पीरियड का इंटरेस्ट तो क्या है, पीरियड, ठीक है। और अब यहाँ पे 31/3 क्या, 22। ये पीरियड का इंटरेस्ट क्या है, पोस्ट, और ये भी क्या है, पोस्ट। अब एग्जाम में हमसे 22-23 का क्वेश्चन पूछा है, तो मुझे इससे तो कोई मतलब नहीं। तो इस पीरियड में हमने अगर कोई इंटरेस्ट दिया तो दिया, अदरवाइज नहीं दिया, तो वो आ जाएगा यहाँ पे। बोलो, इस पीरियड का जो इंटरेस्ट आया है उसको डिवाइड करो 5 से, और वो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। इसका टोटल लगाओ, क्या लगाओ बच्चों, टोटल, और वो अलाउड हो जाएगा। अगर मान लो ये पार्ट ऑफ द हाउस था, क्या था बच्चों, तो ये जो टोटल है ना, वो आधा तो जाएगा, आधा जाएगा। बोलो, अच्छी बात समझ में आ गई आप लोगों को। तो ये मैंने आपको कौन सा सेक्शन बता दिया, 24, 25। अगर इंडिया के बाहर अगर हम इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं और टीडीएस नहीं काटते, और उस बंदे का इंडिया में कोई एजेंट भी नहीं है, तो फिर जो आपने इंटरेस्ट पे किया वो अलाउड नहीं होगा। ये कौन सा सेक्शन था, 25। ओके, 25A। बच्चों आपको पता है हमने बैड डेब्ट जो किया था वो हमारे ARR में से लेस हो गया था। अगर हमको बैड डेब्ट का डिडक्शन मिल गया था और हमने कम टैक्स दिया था, अगर फ्यूचर में उसकी क्या हो जाए, रिकवरी, या पुराने सालों का कोई डिस्प्यूट जिसको एरियर ऑफ रेंट बोलते हैं वो आज मिल जाए, तो जिस साल मिलेगा उस साल की हाउस प्रॉपर्टी की इनकम मानी जाएगी। कोई खर्चे अलाउड नहीं होंगे, स्टैंडर्ड 30% का क्या मिलेगा, डिडक्शन। और अगर हम घर बेच चुके हैं तो भी इनकम कहाँ जाएगी, हाउस प्रॉपर्टी में। ये बात कौन बोलता है, 25A। और ऐसी इनकम को हम जीएवी में जोड़कर नहीं दिखाते, जब क्वेश्चन यहां तक कर लेते हैं फिर वहां पे दिखाते हैं सेपरेटली, और फिर हमारी आती है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोलो, अच्छी बात समझ में आ गई यहाँ पे। उसके बाद को ओनर्स। अगर किसी घर के क्या है, 2 ओनर है, इस घर के क्या है, 2 ओनर है, या 3 ओनर है, या 4 ओनर है। मान लो क्वेश्चन बोलता है एक घर है जिसकी 3 यूनिट है, 6 यूनिट है, और उसके 2 मालिक है, और दोनों मालिक आधी आधी एक यूनिट तो एसओबी के काम में लेते हैं और बाकी क्या है, लेट आउट। उस केस में जो एसओबी वाला पोर्शन है, दोनों ओनर की इनकम अलग अलग निकाल लेंगे, और दोनों को 2-2 लाख का जो बेनिफिट मिलता है वो मिल जाएगा। जो लेट आउट अगर सारा डेटा कंबाइंड है तो ऐसे मानो कि जैसे ओनर एक ही है, और पूरी इनकम निकालने के बाद जितने ओनर होते हैं उसमें क्या कर लो बच्चों, डिवाइड कर लो। ऐसे करके हम क्या निकालते हैं, को ओनर, ठीक है। उसके बाद एक इसमें एक वैकेंसी वाला पॉइंट आ जाता है, उसका एक एग्जांपल आपको कराया गया था। फिर हम बात हैं बच्चों 27D ओनर। हाउस प्रॉपर्टी में उसी आदमी के आदमी टैक्स लगता है जो उस घर का क्या हो, ओनर हो। कुछ लोगों को है नहीं बट माना जाएगा। पहला है, अगर हस्बैंड इंडिविजुअल अपने स्पाउस को विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन कोई मकान दे दे, विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन कोई मकान दे दे, और दोनों अलग भी नहीं हुए, तो बताओ उस केस में भले ही ओनर वाइफ हो लेकिन हस्बैंड ही माना। ऐसे ही माइनर को दे दे, बट माइनर में माइनर मैरिड डॉटर इंक्लूड नहीं है, तो अगर कोई इंडिविजुअल अपने माइनर चाइल्ड को कोई हाउस ट्रांसफर कर दे तो उसको विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन उसका ओनर इंडिविजुअली माना जाएगा। हमने हमारी प्रॉपर्टी बेच दी है ना, पोजीशन ट्रांसफर हो गया, एग्रीमेंट हो गया, पैसों का लेन देन हो गया, हो रहा है, बट अभी रजिस्ट्री नहीं हुई। जब रजिस्ट्री हो जाती है उसको बोलते हैं फुल परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और जब तक रजिस्ट्री नहीं होती उसको बोलते हैं पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो बताइए, अगर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया तो भले ही अभी जैसे मैंने मान लो तुमको मेरा घर बेच दिया, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम नहीं, बट कॉन्ट्रैक्ट पार्ट हो गया, तो ऑनर तुम माने जाओगे, मैं नहीं माना जाऊंगा। यहां तक की बात सबको क्लियर है। एक होता है कि जो लीज वाला पॉइंट है, अगर हम कोई प्रॉपर्टी 12 साल से ज्यादा की लीज पे देते हैं, क्या बोला मैंने, की लीज पे देते हैं, और है ना, और प्लस एग्रीमेंट जो रिन्यू हो रहा है वो 12 महीने के बाद हो रहा है। अगर ये दोनों बातें पूरी जाए, लीज पीरियड 12 साल से ज्यादा और एग्रीमेंट
12 महीने बाद रिन्यू हो रहा है, तो जो किराएदार है ना, इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी में किराएदार क्या माना जाएगा? डीम्ड ओनर। ऐसे करके बताओ ये चैप्टर तुम्हारा क्या होता है? खत्म। अब एक होता है कंपोजिट रेंट। क्या होता है बच्चों? कंपोजिट। जैसे आपने मान लो बिल्डिंग के साथ कोई अदर एसेट्स भी किराए पे दी, तो अगर आप दोनों का किराया अलग अलग दे रहे हो, तो बिल्डिंग का हाउस प्रॉपर्टी में, अदर का BNP अदर सोर्स। अगर आप कंबाइंड किराया ले रहे हो तो अब समझ में नहीं आ रहा करे क्या। उस केस में सारी इनकम कहाँ जाएगी? हाउस पे, BNP में। तो अगर आप दो असेट सिंगल प्राइस पे देते हो, दो असेट क्या, अगर एग्रीमेंट अलग अलग तो अलग अलग दिखा दो, अगर एग्रीमेंट अलग, इंटायर इनकम BNP अदर सोर्स में जाएगी। अब एक है बिल्डिंग प्लस फैसिलिटी। आप बिल्डिंग के साथ क्या देते हो? दोनों का पैसा अलग अलग लेते हो, तो बिल्डिंग का बिल्डिंग में और फैसिलिटी का अदर सोर्स। लेकिन अगर आप बिल्डिंग प्लस फैसिलिटी का कंबाइंड पैसा लेते हो और एग्रीमेंट अलग, इंटेंशन देखो, बिल्डिंग देना इंटेंशन है या फैसिलिटी देना। अगर बिल्डिंग देना इंटेंशन है तो इंटायर इनकम कहाँ जाएगी? हाउस प्रॉपर्टी में। और अगर फैसिलिटी देना है तो बताओ पूरी इनकम कहाँ जाएगी? BNP। ऐसी बातें बच्चों इस चैप्टर में हमने पढ़ी। फिर हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा? कैपिटल गेन। कैपिटल गेन। देखिए कैपिटल गेन में बच्चे बहुत सारे सेक्शन है। सबसे पहले हमेशा पढ़ना चाहिए सेक्शन वाइज, उससे बहुत जल्दी रिवीजन होता है। ठीक है, ये सेक्शन अपने सारे आ गए। सबसे पहले इतने सेक्शन क्यों हैं और जब हमको पढ़ना क्या होता है? बच्चों हम पढ़ते हैं केवल 3 बातें। कोई इनकम कौन से हेड में जाएगी, किस साल की इनकम होगी, और गेन कैसे निकालते हैं, यही तो पढ़ना है। और गेन निकालने के बाद टैक्स कैसे लगता है। तो सबसे पहले ये जो सेक्शन है ना, ये वाले, ये और ये आपको बताते हैं कि कैपिटल गेन कब लगता है, ये बताते हैं कब नहीं लगता है, और ये बताते हैं किस साल लगता है। कैपिटल गेन कब लगता है, कब नहीं लगता है, और किस साल। और ये जो बच गए ये बताते हैं हाउ टू कंप्यूट क्या? कैपिटल। ये क्या बताते हैं? हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। और ये बताते हैं हाउ टू कंप्यूट टैक्स। बोलो, कैपिटल गेन कब लगता है, कब नहीं लगता है, किस साल लगता है, गेन कैसे निकालते हैं, और रेट क्या होती है। समझ आ गई बात यहां पे? तो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन, ये ऐसे बोलता है कि अगर कैपिटल एसेट्स क्या क्या होता है? ट्रांसफर। तो जिस साल क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ, उस साल टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपने सेक्शन 47 में बताए गए लोगों को क्या कर दिया? ट्रांसफर, तो कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ठीक है, और अब हमको यही बताना है कि सेक्शन 47 में कौन लोग होते हैं। तो अगर कोई भी पर्सन ने कैपिटल एसेट का क्या कर दिया? ट्रांसफर, उन लोगों को छोड़कर जिनका नाम, तो जिस साल क्या किया? ट्रांसफर, उस साल क्या लगेगा? कैपिटल गेन। व्हाट इज द मीन ऑफ कैपिटल एसेट्स? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल हो, टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, बिजनेस से कनेक्टेड हो या ना हो, सब कैपिटल एसेट्स है। बट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक इन ट्रेड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड, पर्सनल इफेक्ट और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड 1999। पर्सनल इफेक्ट दोज मूवेबल एसेट्स which are used by SSC and their family member for their personal use, but personal effect does not include land, building, jewelry, archaeological collections, sculptures, drawing, painting, artwork। इनको बेचोगे तो क्या लगेगा? कैपिटल गेन। तो सबसे पहले कैपिटल गेन कब लगता है? ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर का मतलब सेल तो ही, एक्सचेंज कर लिया वो भी ट्रांसफर है। अगर कोई ऐसा, अगर रिलिंक्विशमेंट हो जाए, प्रेफरेंस शेयर डिवेंचर का क्या हो जाए? रिलिंक्विशमेंट, मैच्योर, वो भी क्या है? ट्रांसफर है। असेट डिस्ट्रॉय हो जाए, वो भी ट्रांसफर है। कैपिटल एसेट का कन्वर्जन किसमें कर ले? स्टॉक में, वो भी ट्रांसफर है। कंपलसरी क्या हो जाए? एक्विजिशन, वो भी ट्रांसफर है। बोलो, और अगर पार्ट परफॉर्मेंस हो जाए वो भी ट्रांसफर है। जनरली बॉन्ड जो होते हैं वो पार वैल्यू पे मैच्योर होते हैं, पार वैल्यू पे ही क्या होता है? मैच्योर, उस पर गेन लगता है, उसका जो ब्याज होता है वो अदर सोर्स में जाता है। लेकिन जीरो कूपन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसका उस पर इंटरेस्ट तो मिलता ही नहीं है, वो डिस्काउंट पे होता है, पार वैल्यू पे क्या होता है? मैच्योर, वो हमेशा कहाँ जाएगा? कैपिटल गेन। ये हमारा पहला तय हो गया, कैपिटल एसेट किसे कहते हैं और ट्रांसफर किसे कहते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी।
जिस साल ट्रांसफर हो उस साल कैपिटल गेन लगेगा। हाउएवर अगर 4 कारणों से असेट्स क्या हो जाए, डिस्ट्रॉय, और इंश्योरेंस कंपनी से क्या मिले, कंपनसेशन। जैसे मान लो डिस्ट्रॉय 15-16 में और पैसा मिला 20-21 में, तो ट्रांसफर 15-16 में ही मान लें। होल्डिंग पीरियड 15-16 तक, सीआई ऑफ द ईयर ऑफ ट्रांसफर 15-16 का, लेकिन टैक्स उस साल लगता है जब पैसा मिला, जितना पैसा मिला और असेट मिली उसकी मार्केट वैल्यू। अगर किसी कैपिटल असेट्स का कन्वर्जन स्टॉक इन ट्रेड में हो जाए, मान लो 2-3 में आपने 2 लाख की असेट खरीदी थी, 15-16 में वो स्टॉक में कन्वर्ट हो गया, उस दिन की मार्केट वैल्यू 20 लाख थी और फिर आपने स्टॉक को 30 में बेच दिया, इस केस में ट्रांसफर तो 15-16 को ही मान लेंगे। ट्रांसफर तो होल्डिंग पीरियड भी 2-3 से 15-16 है ना, लेकिन टैक्स उस साल लगेगा जब स्टॉक बेचा। अब स्टॉक बेचेंगे उस साल 2 टैक्स लगेंगे, एक तो बीएनपी और एक कैपिटल गेन। तो बीएनपी कितना निकलेगा, सेल 30 माइनस फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कन्वर्जन 20, तो 10 लाख तो आ गया बीएनपी। और ये जो फेयर मार्केट वैल्यू डेट ऑफ कन्वर्जन है वो यहाँ का सेल और कैपिटल गेन की क्या हो जाएगी, कॉस्ट। इंडक्शन कर लेना, टैक्स लग जाएगा। 45(2) अगर एक पार्टनर अपनी फर्म को असेट दे, क्या बोला मैंने, तो पार्टनर के हाथ में कैपिटल गेन लगेगा, बट सेल वैल्यू होगी द वैल्यू रिकॉर्डेड बाय फर्म इन इट्स बुक्स। और एक अगर फर्म अपने पार्टनर को दे तो फर्म के हाथ में लगेगा एंड द सेल कंडीशन विल बी मार्केट वैल्यू। अगर किसी एसेट्स का कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाए, मान लो आपने 2-3 में एसेट खरीदी थी, सरकार ने 10-11 में वापस ले ली और बोला 90 लाख देंगे, पहली किस्त मिली 12-13 में 10 लाख की, फिर 13-14 में 80 लाख की, ट्रांसफर तो 11-12 में मान लेंगे जब हुआ, लेकिन टैक्स उस साल लगेगा जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो होल्डिंग पीरियड कहां से लेंगे, 2-3 से 11-12, सीआई ऑफ द ईयर भी 2-3 से 11-12, लेकिन टैक्स उस साल लगेगा जब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिली। लेकिन जो 10 लाख मिली उस टाइम पूरे पे लग जाएगा, लेकिन जब उसका 80 मिला उस पे टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पूरा टैक्स लगा चुके हैं। अगर आप ओरिजिनल कंपनसेशन से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपील करो और वहां पे आप जीत गए तो गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन, एडिशनल कंपनसेशन देती है। अब एडिशनल कंपनसेशन मान लो 15-16 में कोर्ट का डिसीजन आया कि 20 लाख मिलेगा और वो 2 बार में मिला, 18-19 और 20-21, जब जब मिला, क्या बोला मैंने, जब जब। तो ओरिजिनल तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और एनहांस जब जब मिला। कॉस्ट 0 होगी क्योंकि कॉस्ट आप ओरिजिनल पहले लेस कर चुके हो, ठीक है, और नेचर क्या होगा, जो ओरिजिनल था लॉन्ग टर्म। आपको अगर एडिशनल कंपनसेशन पे ब्याज मिलता है, क्या मिलता है बच्चों, ब्याज। अब ब्याज जिस साल से संबंधित है उस साल की इनकम नहीं मानते, जिस साल वो रिसीव होता है उस साल की इनकम मानते हैं, अदर सोर्स की मानते हैं, कोई खर्चे अलाउड नहीं होते। 50% का क्या मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन। बोलो बच्चों, सारे हो गए। 45(5) अगर आप किसी लैंड ऑफ, कोई इंडिविजुअल और एचयूएफ अपनी लैंड और बिल्डिंग का, अपनी लैंड और बिल्डिंग का जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत ट्रांसफर कर दे, मान लो ट्रांसफर किया 15-16 में, तो ट्रांसफर तो 15-16 में मान लेंगे, लेकिन आपके हाथ में टैक्स तब लगेगा जब बिल्डिंग कंप्लीटेशन का क्या सर्टिफिकेट मिला, मान लो 19-20 में मिला, उस केस में तो आप होल्डिंग पीरियड कहां से लेंगे, 2-3 से 15-16, टैक्स कब लगेगा, 19-20। वैल्यू क्या होगी, जो आपको फ्लैट मिले उसकी जो एसजीए वैल्यू है प्लस जो कैश है वो जमीन का क्या होगा, सेल कंसीडरेशन। अब भविष्य में जब फ्लैट बेचोगे तो बताइए उसकी कॉस्ट क्या होगी, जो जमीन का फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन था वो उसकी क्या हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी। और फिर वो आप बिकवाएगा तो कैसे डील करेंगे, वो क्वेश्चन सब मैंने बता रखे हैं। अब आता है कंपनी ऑन लिक्विडेशन। बच्चों जैसे आप शेयर खरीदते हो तो शेयर्स खरीदोगे तो आप कहां कहां बेचते हो, डायरेक्ट बेच दिया तुमको, स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेच दिया, या कंपनी जब बंद होती है तो कंपनी आपसे क्या मांग लेती है, शेयर्स, और आपको पैसा दे देती है। और ये एक होता है कंपनी ऑन लिक्विडेशन, और एक कंपनी समय समय पे बंद नहीं हो रही, अपने शेयर्स का क्या कर रही है, बाय बैक। तो अगर कंपनी लिक्विडेशन के कारण, क्या बोला मैंने, के कारण आपसे शेयर्स ले रही है, तो मान लो आपने शेयर खरीदे थे 20 लाख के और कंपनी लिक्विडेशन हो गई और तुमको मान लो कंपनी ने 50 लाख रुपए लिक्विडेशन पे दे दिए और शेयर्स ले लिए, तो तुम्हारे हाथ में क्या लगेगा, कैपिटल गेन। क्या लगेगा, सेल कंसीडरेशन क्या होगा, 50 लाख और लेस कॉस्ट। इसमें ना सेल कंसीडरेशन एक डीम डिविडेंड लेस होता है, वो अदर सोर्स में पढ़ते हैं आप, डीम डिविडेंड क्या होता है, यहां तक की बात क्लियर है। अगर कंपनी बायबैक कर ले, क्या कर ले बच्चों, बायबैक कर ले, चाहे लिस्टेड शेयर हो या फॉरेन कंपनी के शेयर्स नहीं हो, तो मान लो जैसे कंपनी ने शेयर इश्यू किए थे 100 रुपए में, तुमने बाजार से परचेज किए 1500 में और कंपनी ने बायबैक किए 2000, तो अगर देखा जाए तो तुमको कितने का फायदा हुआ, 2000 माइनस 1500, तो तुम्हारे हाथ में जो गेन हुआ ना वो एग्जम्प्ट होगा, है ना। और कंपनी बताओ कितने में बायबैक किया, 2000,
कंपनी ने इशू कितने पे किया था? 100, 1500 नहीं 100, तो 2000 माइनस 2900 जो रुपए हुआ उसमें कंपनी क्या देगी? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट द रेट 23.296%। बोलो अच्छी बात समझ में आई नहीं है? एट द रेट 23.296%। बच्चों अगर आपकी जमीन का कंपल्सरी क्या हो जाए? एक्विजिशन। कंपल्सरी क्या हो जाए? एक्विजिशन, तो बताओ टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ हो, क्या बोला मैंने? और अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का कंपल्सरी एक्विजिशन हो जाए, क्या बोला मैंने? और पैसा 1 अक्टूबर 4 के बाद मिले और वो जमीन लास्ट 2 ईयर से एग्रीकल्चर पर्पज के काम में आ रही थी, तो वो गेन क्या होता है? एग्जाम। वापस हम लोग क्या बोला? हमने ये बोला कि अगर गवर्नमेंट आपकी किसी एसेट्स का कंपल्सरी क्या कर लेती है तो टैक्स लगता है, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल एचयूएफ की, क्या बोला मैंने? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड का क्या हो जाए? कंपल्सरी एक्विजिशन, जो लास्ट 2 ईयर से किस काम में आ रही थी, तो बताओ वो गेन क्या है? एग्जाम। कैपिटल गेन कब लगता है? किस साल लगता है? अब गेन कैसे निकालते हैं? तो ये पूरा अब गेन निकालने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं, डेप्रिशिएबल और डेप्रिशिएबल और स्लम सेल और नॉन डेप्रिशिएबल। ये बात हम बीएनपी में पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं कहाँ? कैपिटल गेन। अब 48 हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। अगर असेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। कुछ असेट्स के लिए 12 महीने देखते हैं, कुछ के लिए 24 महीने, कुछ के लिए 36। देखो जर्नल तो है 36 महीने के अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म, 36 महीने के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म। लेकिन लैंड और बिल्डिंग और अनलिस्टेड शेयर के लिए 12 महीने देखते हैं और लिस्टेड शेयर्स की सिक्योरिटी के लिए 12 महीने देखते हैं। यहां से डिसाइड हो गया क्या? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग। इस पीरियड के बाद बेचोगे तो लॉन्ग और इससे कम बेचोगे तो शॉर्ट। हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो फॉर्मूला है बच्चों, एक बार फॉर्मूला तो क्या है? सेम है। क्या है फॉर्मूला? है ना, यहां पे क्या लेंगे हम? क्या लेंगे? है ना, सेल कंसिडरेशन। ठीक है, चाहे लॉन्ग टर्म हो तब भी क्या लेंगे? सेल। उसमें से क्या लेस करेंगे? ट्रांसफर एक्सपेंस। बताओ क्या जाएगा? नेट। ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या जाएगा? नेट। बस शॉर्ट में कॉस्ट ऑफ क्वेश्चन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, और यहां और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ये हम क्या करेंगे? लेस, और ये आ जाएगा हमारा कैपिटल गेन। ये आ जाएगा हमारा कैपिटल। और फिर अगर हम 54 से लेके 54 जीबी में क्या करते हैं? इन्वेस्ट, तो क्या मिल जाती है? एग्जामिनेशन। क्या मिल जाती है? एग्जामिनेशन। अब हमको क्या निकालना है? गेन। इधर नहीं, शॉर्ट टर्म में कई जगह मिलती है, कई जगह नहीं मिलती, 54 भी मिलती है। अब सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब क्या होता है? जितने में बेचा वो सेल है। क्या बोला मैंने? सिर्फ लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग के केस में जितने में बेचा और एसवी वैल्यू विच एवर इज हायर, अगर वेरिएंस, अगर मान लो एस तुम्हारी वैल्यू है 12 लाख, एसवी की वैल्यू है 20 लाख, इनका वेरिएंस ऑफ कोर्स 10% से ये लेंगे। अगर आपको लगता है कि ये गलत है तो आप एओ के पास जाओ या कोर्ट में जाओ। अगर एओ के पास गए तो एओ इस मामले को कहां भेज देगा? कोर्ट के पास। कहां भेज देगा? सॉरी, एक वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। अब वैल्यूएशन ऑफिसर 3 बातें होगी, तुमसे कम बता दे, वो 8 ही बोलता है तो आंसर होगा 12। वो एसवी से ज्यादा बता दे 22 तो 20 होगा, और अगर 20 की वैल्यू बता दे तो जो वैल्यूएशन ऑफिसर ने बताया। डेट ऑफ रजिस्ट्री के दिन अगर वैल्यू अलग है, एसवी वैल्यू, और डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन अलग है, तो हम वैसे तो रजिस्ट्री के दिन लेते हैं, लेकिन अगर एग्रीमेंट हो रखा है और एग्रीमेंट के दिन अगर कोई पैसा एडवांस में आ गया अदर देन कैश, तो फिर हम एग्रीमेंट के दिन की क्या लेंगे? एसवी वैल्यू। ये बात कौन बोलता है? 50C। तो सेल का मतलब क्या होता है? जितने में बेचा। सारे एक्सपेंसेस लेस होते हैं, ब्रोकरेज, कमीशन, लेकिन अगर शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे बेचे गए तो एसटीडी लगता है, वो ना तो कॉस्ट में ऐड होता ना सेल में से क्या होता? लेस होता। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? क्या बोला मैंने? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कई प्रकार की एसेट होती है, बोनस शेयर, राइट शेयर, इक्विटी शेयर, बॉन्ड और क्या? डिवेंचर, सेल जनरेटेड एसेट्स, लैंड और बिल्डिंग और अदर एसेट्स। देखो अदर एसेट्स, कई प्रकार की एसेट्स होती है। तो सबसे पहले सेल का मतलब क्या होता है? जितने में बेचा। एक्चुअल, एक्चुअल, एक्चुअल और एक्चुअल और एसवीए विच एवर इज हायर। अगर वेरिएंस एक्चुअल, तो सेल का मतलब क्लियर है? बोलो। उसके बाद
ट्रांसफर एक्सपेंसेस, सारे लेस होते हैं। क्या बोला मैंने? एसटीटी को छोड़। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? क्या बोला मैंने? कॉस्ट। अगर 1 अप्रैल के बाद खरीदी, क्या बोला मैंने? 1 अप्रैल 2001 के बाद खरीदी और 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदी। एक अपन इंडेक्शन करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? इंडेक्शन। हम एक बार तो क्या बोलेंगे? सब पर करेंगे। क्या बोलेंगे हम? सब। इंडेक्शन लॉन्ग टर्म होता है तो सब पे करेंगे, ठीक है। और कॉस्ट क्या होती है? एक्चुअल 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 एक्चुअल। और यहां क्या होती है? एक्चुअल और 141 की एक्चुअल और 141 की एफएमबी, एक्चुअल और 141 की एफएमबी, एक्चुअल और 142 की एफएमबी, एक्चुअल 142 नहीं 1 की, है ना। एक्चुअल और 1/4/2001 की एफएमबी, एक्चुअल और 1/4/2001 की एफएमबी। ये हमारे पहले तो जनरल प्रिंसिपल है। क्या बच्चों? जनरल प्रिंसिपल। बोलो बच्चों। तो हमेशा जनरल प्रिंसिपल ध्यान रखो, ये हमारा जनरल प्रिंसिपल है। अब नियम कहां लगे? एक तो सबसे पहले बॉन्ड और डिवेंचर पे इंडेक्शन नहीं है तो यहां क्रॉस हो जाएगा, लेकिन 2 पे करते हैं, कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड और वो गोल्ड बॉन्ड 2015 वाले। क्यों करते हैं? लॉजिक आपको सबको पता है, यहां तक की बात सबको क्लियर है। तो यहां एक नियम चेंज हुआ। फिर हम बोलते हैं कि कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल। बोनस शेयर फ्री में आते तो 0, और सेल जनरेटेड जो होती है फ्री में आए तो 0, नहीं तो एक्चुअल। बोलो। सारी एसेट्स में हम कंपेयर करते हैं। क्या बोला मैंने? सारी एसेट्स में कंपेयर करते हैं तो ये कंपेयर का फॉर्मूला है। लेकिन जो सेल्फ जनरेटेड होती है ना, वहां कंपेयर नहीं करते। तो देखो बच्चों, अपने आप आपको डिफरेंस नजर आएगा। बोलो बच्चों, ये प्रिंसिपल ध्यान रखो, बाकी आपको डिफरेंस क्या आएगा? नजर आएगा। बोलो बच्चे, बात समझ आ गई? अच्छा, यहां तक की बात हो गई। तो अब देखो, सब में ऐसा करते हैं, जैसे बोनस शेयर तो एक्चुअल 0 है तो मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। अच्छा, जो लैंड और बिल्डिंग होती है ना, वहां एक काम और करते हैं, यहाँ की मार्केट वैल्यू और एसवी दोनों में जो लोअर है। बोलो बच्चे, बात समझ आ गई क्या आपको? ये रामबाण चार्ट है। बोलो, समझ गए क्या हो रहा है यहाँ पे? अच्छा, उसके बाद अगर आपने शेयर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदे और स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से बेचे, 112 ही लग रहा है और लॉन्ग टर्म हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चों? तो वहां पे कॉस्ट का जो मतलब होता है ना, वो क्या होता है? थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वहां पे हम क्या करेंगे? जैसे ये वाला केस है, ये वाला, तो एक तो क्या लेंगे? एक्चुअल, और एक लेंगे 31 जनवरी 18 की एफएमबी और सेल प्राइस लोअर और हायर, अगर 112 ये लगता है तो। और अगर मान लो पहले खरीदे होते तो फिर कैसे करेंगे? एक्चुअल और 1/4/2001 की हायर, और फिर लिखेंगे 31 जनवरी 18 की एफएमबी और सेल प्राइस लोअर और हायर। लेकिन ये तभी करते हैं जब 112 ये लगता है। बोलो बच्चों, बात समझ आ गई आपको यहाँ पे? तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया। तो बच्चों, मेरा 55(1) भी हो गया, 55(2) भी हो गया, और ये मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, 1 अप्रैल 2001 से पहले अगर आपने कोई इंप्रूवमेंट किया, वो क्या हो जाएगा? इग्नोर। और 1 अप्रैल 2001 के बाद किया, जो कैपिटल नेचर के खर्चे होते हैं वो क्या हो जाएंगे? अलाउड। लेकिन जैसे इंटेंजिबल एसेट होते हैं ना, गुडविल वगैरह, उनके इंप्रूवमेंट अलाउड नहीं होते। ये बोलो, बात समझ आ गई? अच्छा, अब देखो, हमने है ना सेल का मतलब देख लिया, ट्रांसफर का देख लिया, कॉस्ट पहले और बाद का चक्कर देख लिया, इंडेक्शन देख लिया। बोलो बच्चों, अब अगर हमारे पास हमने कोई अमाउंट फॉरफिट कर दिया, क्या कर लिया बच्चों? 1 अप्रैल 14 के बाद या 1 अप्रैल 14 से पहले, अगर बाद किया, जिस ईयर फॉरफिट किया, जिस आदमी ने किया, इनकम फ्रॉम अदर्स, चाहे तुमने किया तो तुमने, प्रीवियस ओनर ने किया तो, अगर पहले किया तो जिस साल किया उस साल कुछ भी ना तुम्हारे हाथ में ना प्रीवियस ओनर के हाथ में। और जब आप भविष्य में बेचोगे तो जो आपकी कॉस्ट होती है, जो तुम्हारी क्या होती है? कॉस्ट होती है, जो भी कॉस्ट है, उसमें से फॉरफिट अमाउंट क्या कर देना? लेस। पहले लेस करेंगे, बाद में इंडेक्शन करेंगे।
अगर प्रीवियस ओनर ने फॉरफिट किया है वो लेस नहीं करेंगे। बोलो बच्चों बात क्लियर है यहाँ पे? तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे बताई। कौन सा सेक्शन? 51। ऐसी बातों से क्या निकल जाएगा? गेन। अच्छा अब हमको बताओ गेन निकालने के बाद क्या चाहिए? एग्जेम्पशन। 54 इंडिविजुअल क्या बेचा? आरएसपी। इंडिविजुअल ने नेचर क्या था? लॉन्ग टर्म। क्या खरीदना है? इंडिया में एक की मिलेगी, लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन 2 करोड़ से ज्यादा तो 2 की मिल जाएगी। कितने साल में खरीदना है? अक्वायर और कंस्ट्रक्ट। अक्वायर बेचने के 2 साल और कंस्ट्रक्ट बेचने के 3 साल। अगर आपने 1 साल पहले भी अक्वायर किया था, उस टाइम एग्जेम्पशन नहीं मिली थी, अब मिल जाएगी। और एग्जेम्पशन कैपिटल गेन अमाउंट इन्वेस्ट व्हिच एवर इज लोअर, है ना। और आप इसको 3 साल तक बेचना मत। अगर आपने बेच दिया तो फिर एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। सेपरेट या कॉस्ट में से लेस हो गए। कॉस्ट 54 और 54B में कॉस्ट में से एग्जेम्पशन लेस होती है और वहां क्या होती है? सेपरेट। बात समझ आ गई? 54B इंडिविजुअल और HUF क्या बेचा? अर्बन एग्रीकल्चर लैंड जो लास्ट 2 ईयर से एग्रीकल्चर पर्पज के काम में आ रही थी। नेचर क्या था? शॉर्ट या लॉन्ग। क्या खरीदना? एनी एग्रीकल्चर लैंड, चाहे रूरल हो या अर्बन। कितने साल में? 2 साल। और 3 साल तक बेचना मत। अगर बेच दिया तो जो एग्जेम्पशन ली थी वो क्या हो जाएगी? विड्रॉल। 54 और 54B में मॉर्गेज करने में कुछ भी नहीं होता। 54EC क्या बेच किसको मिलती है? ऑल एसेसी। क्या बेचा? लैंड और बिल्डिंग। नेचर क्या था? लॉन्ग टर्म। क्या खरीदना है? बॉन्ड। NHAI के, RECL के, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो 5 साल बाद रिडीम होंगे। कितने महीने में खरीदना है? 6 महीने में। अमाउंट इन्वेस्ट और कैपिटल गेन विच एवर इज लोअर की एग्जेम्पशन मिलेगी, लेकिन इस सेक्शन में एक एसएससी को 1 साल में 50 लाख से ज्यादा की एग्जेम्पशन, है ना। और आपको यहाँ पे लॉक इन पीरियड है 5 साल का। 5 साल तक बेचना मत और या गिरवी भी मत करना। अगर बेच दिया तो बेचने पे कैपिटल गेन लगेगा और वो एग्जेम्पशन ली थी वो विड्रॉ हो जाएगी। अगर गिरवी भी कर दिया तो भी एग्जेम्पशन क्या हो जाएगी? विड्रॉ। 54F क्या बोला मैंने? किसको मिलता है? इंडिविजुअल HUF। क्या बेचा? रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को छोड़कर एनी कैपिटल एसेट, गोल्ड चाहे शेयर कुछ भी बेचो। नेचर क्या था? लॉन्ग टर्म। जिस दिन हमने एसेट बेची उस दिन हमारे पास ऑलरेडी 1 से ज्यादा घर, ये सारी बातें पूरी हो गई। तो जो गेन हुआ और हम नया RSP खरीद ले तो कितने साल के अंदर? 2 या 3 साल। 2 साल में अक्वायर, 3 साल में कंस्ट्रक्ट। तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी प्रोपोर्शनेटली। और फॉर्मूला क्या है? कैपिटल गेन इनटू अमाउंट इन्वेस्ट। यहाँ एग्जेम्पशन मिलती भी प्रोपोर्शनेटली और विड्रॉल भी क्या होती है? प्रोपोर्शनेट। और 3 साल में बेचना मत। अगर बेच दिया तो फिर वो जो अपार्ट फ्रॉम द कैपिटल गेन जो आपको एग्जेम्पशन मिली थी बताओ वो क्या हो जाएगी? विड्रॉल। बताओ टैक्स रेट क्या होती है? सैलरी पे नॉर्मल, हाउस प्रॉपर्टी पे नॉर्मल, B&P पे नॉर्मल, शॉर्ट टर्म पे नॉर्मल। शॉर्ट टर्म पे नॉर्मल तुमने 15 लगा के आए थे टेस्ट में, है ना। शॉर्ट टर्म पे क्या? नॉर्मल। लेकिन अगर इक्विटी शेयर है क्या है बच्चों? और खरीदते समय और बेचते समय क्या लगाओ? STD। तो बताओ रेट क्या लगेगी? शॉर्ट टर्म पे 15। अदरवाइज शॉर्ट टर्म पे क्या होती है? नॉर्मल। एनी लॉन्ग टर्म पे 20% रेट होती है। क्या होती है बच्चों? 20। लेकिन अगर इक्विटी शेयर है क्या है बच्चों? और खरीदते समय और बेचते समय क्या लगाओ? STD। और लॉन्ग टर्म हुआ विदाउट इंडेक्शन गेन निकालो। विदाउट इंडेक्शन 1 लाख माइनस करो और 10% की रेट से क्या लगेगा? टैक्स। और इस वाले टैक्स पे रिबेट का बेनिफिट नहीं मिलता। बोलो बच्चों बात समझ में नहीं है? बहुत हार्ड है ना आप लोग। और आप लोग कितनी सी देर में, आधा घंटा भी नहीं हुआ, हाउस प्रॉपर्टी भी कंप्लीट और कैपिटल गेन भी कंप्लीट। केवल बहाना बनाते हो, कुछ लेना देना नहीं है। समझ गए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? अच्छा यहां तक की बात पूरी क्लास को क्लियर है बच्चों यहाँ पे? ठीक है। अब हमको ये सीखना है कैपिटल गेन कब लगता है, कब नहीं लगता। तो आज अपन को ये देखना है वो कौन कौन लोग हैं, क्या बोला मैंने, वो कौन कौन लोग हैं जिनको अगर हम क्या करते हैं? ट्रांसफर, जिनको हम क्या करते हैं? तो कैपिटल गेन नहीं लगता। इसको अपन सेपरेटली सेक्शन 47 में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं बच्चों? 47। ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।